हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज बेटा हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ ब्रीदिंग। ठीक है, आपको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ब्रीदिंग क्या होता है। देखो, ब्रीदिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ना ही किसी केमिकल को तोड़ रहे हैं, ना ही किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। इट इज सिंपल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पर, मैकेनिकली आप एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे हो। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आप दो तरीके से करते हो, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, और उसी का मैकेनिज्म हमको समझना है। तो सबसे पहले ये कैसा प्रोसेस है? इट इज गोइंग टू बी अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस जहां पर आप क्या कर रहे हो, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप कैसे कर रहे हो? बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड बॉडी ऑर्गन्स। क्लियर? तो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। यहाँ पर आपको एज सच कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। प्रेशर ग्रेडियंट पे हम यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट पे काम कैसे करेंगे अभी वो हम समझेंगे। पहली बात मैंने आपको अभी बताया कि ब्रीदिंग जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। अब इन दोनों प्रोसेस को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो प्रेशर जो आपके लंग्स के अंदर क्रिएटेड है। ठीक है, आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। जो हमारा एयर अगर जाता है तो वो लंग के वॉल्स पे या पल्मोनरी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वही क्या कहलाएगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज एटमॉस्फेरिक। आप जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ ना कुछ प्रेशर कंटेन करता है। क्लियर? उसके बाद थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्या होती है, या थोरैसिक स्पेस या कैविटी। ठीक है, थॉरेक्स में जो हमारा जो ये रिब्स वाला रीजन है, वहां पर जो आपका कैविटी जिसके अंदर आपका रिब्स, लंग्स, ये सब चीजें प्रेजेंट है, उसको हम थॉरेसिक कैविटी बोल रहे हैं। क्लियर? और इसके अलावा आपको क्या जानना जरूरी है? आपको जानना जरूरी है दैट थोरैसिक वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। एक रिलेशन और याद रखना कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा? जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, या फिर अगर मेरा वॉल्यूम कम है तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉ है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे जो मेन प्रोसेस है उसकी तरफ। एक चीज समझो जरा यहाँ पर, इफ आई टॉक अबाउट द इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन या ब्रीदिंग प्रोसेस, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग इन्वॉल्व, मतलब सॉरी, उसमें सिर्फ जो आपका लंग्स है वही इन्वॉल्व नहीं है, बट उसके साथ कई तरीके की मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम पढ़ते हैं डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम जो है इसके अंदर एक तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं। अब आपको ये नाम रहे तो याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी अच्छी बात है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। डायाफ्राम जो है उसके मसल्स जो हैं वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराते हैं, जिसकी वजह से हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं। तो डायफ्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब आप देखेंगे
डायफ्राम जो है वो इस तरीके का डोम शेप्ड रहता है। अगर वो नॉर्मल स्टेज में है या रिलैक्स स्टेज में है तो ये कैसा रहेगा, डोम शेप्ड रहेगा। ठीक है। इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में या फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते समय इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है और इसकी मदद से ही हम ये प्रोसेस कर पाते हैं। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये बेटा बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन द रिब्स। ये भी दो तरीके की होती हैं। अब देखो इसमें बहुत सिंपल सा डायग्राम बना के बताती हूँ तुमको। ये आपका मान लो स्टर्नम है, दिस इज गोइंग टू बी योर रिब्स, ये आपके रिब्स हैं, ठीक है, और ये हो गया हमारा वर्टिबल कॉलम। क्लियर। इसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, अब ये जो तुम्हें अब थोड़ा सा आपको क्या बोल सकते हो, 3D इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिस क्रॉस फॉर्म में यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। ये आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और दूसरी बनाती हूँ, ये इस तरफ है। ठीक है, मैंने बोला ना थोड़ा सा तुमको इमेजिन करना पड़ेगा 3D में। जो बाहर की तरफ है इस तरीके से है आपका, मतलब मान लो ये रिब्स है तुम्हारी, ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट है, ये दो रिब है इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो इंटरनली प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये दो तरीके की मसल्स हैं जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में काम करते हैं। ठीक है, वहीं पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल तो नहीं होता, पैसिव रोल रहता है इंस्पिरेशन में, जो कि होता है अब्डोमिनल मसल्स का, अब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, तो ये तीन मसल्स जो है वो मैकेनिज्म जो है ब्रीदिंग का वो कंप्लीट कराती हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पायरेशन का। ठीक है, इंस्पिरेशन किसे बोलते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो है इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन ऑफ गैसेस। इनहेलेशन करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैसा होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर। अब इसको खुद ही थोड़ा सोच के देखो, जब बाहर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो या एयर जो है वो हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ये कैसे जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा। तो जहां भी आपको मूव कराना है वहां पे कम प्रेशर रहेगा, तो बाहर से एयर जो है वो क्या कर सकती है, अंदर मूव कर सकती है। क्लियर। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो मदद करता है एयर को बाहर से अंदर की तरफ बॉडी के अंदर आने में। तो ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, ओवरऑल प्रेशर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं डायफ्राम की बात करूं तो डायफ्राम की पोजीशन क्या होगी, डायफ्राम की पोजीशन क्या होगी, ये डोम शेप रहता है नॉर्मली। ठीक है, बट यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो समहाउ ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, समहाउ ये फ्लैट हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी अपवर्ड। ठीक है, फ्लैट एंड अपवर्ड। क्लियर। वहीं अगर मैं, एक मिनट, इसमें अपवर्ड मत लिखो, इसमें डाउनवर्ड्स लिखो। हाँ ठीक है, फ्लैट एंड डाउनवर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फ्लैट हो रहा है, समझो इसको। पहले ऐसे डोम शेप था, फिर इस तरीके से आया। ठीक है, अब जब ये इस तरीके से आ रहा है तो ऊपर जो है क्या हो रहा है, हमारा जो थोरैसिक कैविटी है उसका एरिया बढ़ रहा होगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं तुम्हारे थोरैसिक कैविटी की बात करूं तो इट शुड बी इंक्रीजिंग। ठीक है,
ये इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही वॉल्यूम और इंट्रा पल्मोनरी जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो रिब्स का मूवमेंट कैसा हो जाएगा, रिब्स का मूवमेंट कैसा हो जाएगा, रिब्स आउटवर्ड एंड सॉरी आउटवर्ड कह रही हूँ, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ निकलेगा। कुड यू इमेजिन दिस, आपका जो डायफ्राम था जो सडनली ऐसा था वो कैसा होने लगा, इस तरीके से होने लगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऊपर का जो एरिया है वो बढ़ने लगा। अब रिब्स की अगर मैं बात करूं तो रिब्स जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं एंड अपवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऑल इन ऑल क्या होगा, जो थोरेसिक वॉल्यूम में कैविटी है उसका एरिया या वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होने की वजह से जो एयर है वो बाहर से कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ, क्योंकि अब अंदर स्पेस बन चुका है, ज्यादा स्पेस बन चुका है। क्लियर, तो एयर मूव कहाँ करेगी, इनवर्ड मूव करेगी। सारी चीजें क्लियर है। डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा क्योंकि जो रिब्स है वो आउटवर्ड जा रहे हैं और अपवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपके, और ये किस मसल्स की मदद से हो रहा है, दैट इज ड्यू टू, इधर लिख देती हूँ मैं, एक्स्ट्रा इंटरनल कॉस्टल मसल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल्स, इसकी मदद से क्या हो रहा है, ये जो रिब्स का मूवमेंट है अपवर्ड एंड आउटवर्ड हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन प्रोसेस की। एक्सपायरेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किससे कम रहेगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा रहेगा जो कि बाहर की तरफ किसको ढकेलेगा, एयर को बाहर की तरफ फेंकेगा, जिसकी वजह से जो डायफ्राम है, डायफ्राम का पोजीशन रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा। रिलैक्स्ड मतलब वही फिर से डोम शेप होने लग जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स काम करेंगे, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी जो है उसका वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, डिक्रीज करने लगेगा तो जो हमारा रिब्स है वो कैसी पोजीशन में आ जाएगा, वो इनवर्ड चला जाएगा एंड डाउनवर्ड चला जाएगा, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट इंस्पायरेशन, हमने वहां पर पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम रहेगा, एयर बाहर से अंदर की तरफ आ सके, इसलिए थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को हमको बढ़ाना है तो हम एक काम करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं उनकी मदद से हम रिब्स को बाहर की तरफ करेंगे और ऊपर की तरफ करेंगे, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिससे जो आपका डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट शेप में हो जाएगा एंड नीचे की तरफ आ जाएगा, लोअर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कहानी हुआ किसका, इंस्पायरेशन का। एक्सपायरेशन की बात करूं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से। डायफ्राम अगेन कैसी स्टेट गेन करने लगेगा, डोम शेप जैसे वो पहले था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मसल्स काम करेंगे वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स काम करेंगे, जिससे कि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए और रिब्स जो है वो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड चले जाएंगे। क्लियर, तो ये सारा जो खेल है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का वो एक्चुअली समझ का है। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर और जो वॉल्यूम है उसको मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप इसको आसानी से समझ पाओगे। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर इसी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे। थैंक यू फॉर टुडे एंड हम आगे और इस तरीके के प्रोसेसेस को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।